जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो राष्ट्रपति चैप्टर है उससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है, यानी कि ये राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन में जो सम्राट रहते हैं उसी के जैसा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति क्या है, राज्यों का प्रधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, यानी कि इसमें कौन कौन से है जो योग्यता भारत के राष्ट्रपति के लिए नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सदन के किसी सदन का सदस्य हो, यानी ये गलत है। तो गलत इसमें पूछा जा रहा है, तो सही ये हो जाएगा डी। लेकिन क्या क्या होना चाहिए तो देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की से अधिक आयु उसका पूरा हो जाना चाहिए, और उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। ये क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो 35 वर्ष हो जानी चाहिए, यानी मिनिमम एज है 35 ईयर्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की अधिकतम आयु का कोई भी सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन वैसा जो ये भारत है इसमें राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो 50-50 होनी चाहिए, यानी कि प्रस्तावक भी 50 होना चाहिए और अनुमोदक भी 50 होना चाहिए। ये अलग अलग संख्या होना चाहिए, ये नहीं कि 50 व्यक्ति प्रस्तावक हो गए और फिर वहीं 50 अनुमोदक हो गए, ऐसा नहीं। 50 अलग ये प्रस्तावक होने चाहिए और अनुमोदक भी 50 होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। तो कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, ये अगर कोई भी व्यक्ति जो लाभ का पद ग्रहण किया हो तो वो राष्ट्रपति के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वो जो इसकी योग्यता होनी चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, ये भी सही है। यानी कि ये योग्यताएं हो गई और ये क्या हो गया, इसका अयोग्यता हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को
चुनाव हेतु 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं कथन को। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता है जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। ये सही है। अगला प्रश्न, अगला कथन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। ये भी सही है। अगला कथन है, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित हो जाता है। ये भी सही है। अगला कथन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही आता है। तो इस प्रकार इसमें गलत चुनना था, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग लाया जाता है और उसके द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो जो अभियोग कार्यवाही है वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर, यानी कि अगर ऐसा लगे कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है तो उन पे महाभियोग का प्रक्रिया लाया जा सकता है और उनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग लगने पर और वो जो उस पर कदाचार लगे होते हैं अगर वो सही साबित हो जाता है तो उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है? यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 14 दिन पूर्व, यानी कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उनको 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाती है ताकि वो अपने पक्ष में जो भी वो उनको सबूत इकट्ठा करना हो कर सके। अगला प्रश्न है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का ये मतलब कि समर्थन चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो यह कृत्य विधिमान्य होंगे। यानी कि देखिए, कोई अगर राष्ट्रपति चुन लिया गया है अवैध तरीके से, यानी उनकी योग्यता नहीं है फिर भी उनको चुन ली गई है और उनके द्वारा बहुत सारे कार्य कर दिए गए हैं, तो जब बाद में पता चलता है कि वो राष्ट्रपति अवैध तरीके से चुने गए हैं तो उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य को नहीं हटाया जाएगा, वो विधिमान रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा दोष नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ये क्या है? गलत है। तो इसलिए प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है?
तो राष्ट्रपति को उनके पद का गोपनीयता और शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत वो शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे उनके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उनके कार्यभार को ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति जो हैं वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो या उनकी मृत्यु हो गई हो तो उस समय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 माह के लिए, और 6 माह के बाद फिर से चुनाव राष्ट्रपति का हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो केंद्रीय ये ज्ञानी जैल सिंह से थे जो पहले गृह मंत्री थे, उसके बाद क्या हुए? राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसमें जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो उपराष्ट्रपति नहीं थे, वो गृह मंत्री थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने हुए थे। बाकी जितने भी है ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? तो अभी तक मात्र एक उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो इसमें कौन है जो भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो सी राजगोपालाचारी। बाकी सभी लोग ये, जैसे एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने, लेकिन जो सी राजगोपालाचारी थे ये राष्ट्रपति नहीं रहे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो निम्नलिखित में से जो राजेंद्र प्रसाद थे वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57, यानी अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति फिर दोबारा क्या होंगे? निर्वाचित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी? तो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होके वो क्या होते हैं? आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत के महान्यायवादी इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा ये इनका भी करता है, और एक राज्य का राज्यपाल, यानी इन तीनों व्यक्तियों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बिकॉज इसमें क्वेश्चनों की संख्या लगभग 150 है, तो वीडियो में बने रहिएगा और इसको उसी समय याद करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक
जो राज्यपाल है वो अपने पद पे रह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो इसमें जो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, वित्त आयोग को नियुक्त करता है, योजना आयोग का नियुक्त नहीं करता है, राजकीय भाषा आयोग का भी करता है और संघ लोक सेवा आयोग का भी करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, तो कुल संख्या 14 हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, 14 हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, क्षमा करें, तो प्राप्त ही है, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा नहीं सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। ठीक है, 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधि के, संविधान की विधि पे क्या करता है, परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? यानी कि सहायता और मंत्रणा राष्ट्रपति को कौन देता है? तो संघीय मंत्री परिषद देता है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट कभी भी अभी तक जो मतलब कि राष्ट्रीय को कहा जाता है वित्तीय आपात, तो भारत में अभी भी वित्तीय आपात कभी भी नहीं हुआ। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कभी भी नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो एम हिदायतुल्लाह ने कुछ समय के लिए क्या किए? राष्ट्रपति का कार्य किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो लोकसभा का सत्र बुलाना ये कार्य है, लोकसभा का विघटन करना ये भी कार्य है, लोकसभा का सत्रावसान करना ये भी है राष्ट्रपति का कार्य। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना ये क्या है? राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब दोनों सत्र में हो, ये देखिए, यानी कि जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ उसका ये दोनों सत्र में हो तो वो किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि कोई भी विधेयक राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया है तो वह पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसी भी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति अपराधी को क्षमा दंड करने का शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है।
अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, तो इस समय राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो, तो इस समय भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं। तथा एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी परिस्थितियाँ। अगला प्रश्न है, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। यानी कि देखिए, जब आकस्मिक समय में आकस्मिक निधि से जब पैसा निकालना हो, तो उस समय राष्ट्रपति को किसी से भी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? तो संघ की वित्त आयोग की सिफारिश को, सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, इसको नहीं रखवाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, इसको भी रखवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को, इसको भी रखवाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो जो लोकसभा है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पे नहीं, मौखिक परामर्श पे कभी भी आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो अध्यादेश केवल राष्ट्रपति ही जारी करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। ठीक है, यानी 6 सप्ताह के बाद रखा जाना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपनी क्षमा शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो मृत्यु दंड में कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड पे भी कर सकता है, ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी मामलों में वो अपने जो क्षमादान की शक्ति है उसका प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध वीटो, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, यानी कि उपयुक्त सभी वीटो होती है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर अधिनियम। ठीक है, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था जिसपे भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे देता है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?
तो वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सही है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ये नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों की विधानसभाएं। यानी कि जो राज्य की विधानसभाएं होती है निर्वाचन में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष का आयु होना ये आवश्यक है, संसद चुने जाने की योग्यता ये भी आवश्यक है, देश का नागरिक हो ये भी आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, ये सही है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, ये सही है। और राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो ये क्या होगा, उसके लिए ये मतलब कि उपयुक्त नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसके कथन सही हैं 2 और 4। यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्याति तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। और चौथा है, राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय के से 2 सदस्य लोकसभा के नाम निर्देशित करने की शक्ति। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन को देखते हैं पहले। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, तो ये सही है। अगला है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य का अधिक होता है, ये क्या है, गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन में अगर विवाद होती है तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन 5 लाख रुपया है। अगला प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन 30 लाख रुपया मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यानी कि कोई भी विधेयक या अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वो अधिनियम कानून बन जाता है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इसका सही आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर ज़कीर हुसैन थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों, सही है। राज्यों की विधानसभा ये भी शामिल होते हैं और राज्यों की विधान परिषद ये शामिल नहीं होते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा ये शामिल होते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करेगा, ठीक है। जो यानी कि कौन सा पद लाभ का है, कौन सा पद लाभ का नहीं है, ये जो संघीय संसद होती है ये निर्णय करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया जाता है वे हैं, तो वे दिल्ली और पुदुचेरी है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को धर्मनिरपेक्ष संभाव कहता रहा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया, तो संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों का संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है, यानी संसद के किसी भी सदन में महाभियोग को लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा के 2, और कुल सदस्यों पूछा जाए तो 14 हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा या किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, रेलवे मंत्री भी होते हैं, राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, तो ये राष्ट्रपति सक्षम है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो केंद्रीय मंत्री को गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनकी शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, तो राजेंद्र प्रसाद लगातार 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेता है। राज्यसभा लेता है, लोकसभा भी लेता है और विधानसभा यानी राज्यों के जितने भी विधानसभा है ये भी भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो सब जो भी क्रम है इसमें से ये ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद RK वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो ये क्वेश्चन यानी कि ये वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही मतलब कि लुसेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स और जितने भी क्वेश्चन है उसको बारी बारी से लाता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।